हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। भाई जैसे कि पीछे इमेज दिख रहे हो, बताओ जरा कौन से सिक्के बने हुए हैं ये, है ना। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश की और साथ ही हम कुछ कुषाण वंश की भी जानकारी देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन वो चीजें आप थ्योरी में नहीं पढ़ते। अच्छा, एक और चीज, कई बच्चे ऐसा भी एक माइंडसेट लेके चलते हैं, मैम ये वाला पॉइंट तो लूसेंट में नहीं था। तो बेटा टीचर जो पढ़ाता है हर चीज लूसेंट की नहीं होती ना, वो लूसेंट थोड़ी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये मेरे साथ नहीं, दूसरे जो टीचर है उनके साथ भी बच्चे करते हैं। तो भाई लूसेंट में वन लाइनर होता है, टीचर आपको जो पढ़ाता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, बहुत सारी चीजें जो आपको लूसेंट के अंदर नहीं मिलती, है ना। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स आपके बारे में बात करेंगे। मैम एक बात पूछना है, हाँ पूछो बच्चे। वैलिड बात होगी बिल्कुल इसका आंसर देंगे, वैलिड नहीं होगा तो इसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा, एक और चीज, कोई भी फालतू कमेंट मत करना, क्योंकि होता क्या है, वो कमेंट इग्नोर करने के चक्कर में किसी ने अगर सवाल पूछा होता है ना, वो भी इग्नोर हो जाता है ना जी। चले तो कहानी शुरू करते हैं। सिक्के छपे हुए हैं, कहानी अपन सिक्कों से शुरू कर लेते हैं, है ना। तो जो सिक्के आप देख रहे हो इन्हें राजा रानी सिक्के बोले जाते हैं, ठीक है। ये एक फीमेल कैरेक्टर बना हुआ है, ये एक मेल कैरेक्टर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है राजा रानी सिक्के। जब शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उन्होंने चलवाए थे राजा रानी सिक्के। तो सिक्कों से कुछ प्रश्न बनते हैं, अपन उन्हें देख लेते हैं, ठीक है जी। आओ आगे चले, आगे चलते हैं। अपन पहले सिक्कों से ही बात शुरू करते हैं, उसके बाद मैं सारी बातें बताऊंगी आपको। तो जनाब हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, और बात करते हैं थोड़े सिक्कों से। पहले आप जवाब देना। सॉरी, सिक्कों से बात करते हैं। तो देखो सिक्के से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, मैं लिख रही हूं, आप जवाब देना, ठीक है। आप जवाब देना। चांदी के सिक्के चले थे, बोझ रहा किसका सिक्का, चांदी का सिक्का चलवाया था, जिसको राजा रानी या रजत मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चले जी। ये जिस वाले एकदम तमाशा बना के रख दिया है, किस बात का बना दिया जनाब बताओ, है ना। हम भी तो सुने आपकी क्या समस्या है। आओ जी। तो अगर हम सिक्के की बात करें तो पहला पहला क्वेश्चन ये है, आसान से शुरू करते हैं, कि रजत मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई। रजत मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई, पहला प्रश्न। दूसरा देखें जरा, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए। शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है, सोने के सिक्के किसने चलवाए, ठीक है। तीसरे में आते हैं और प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने सोने के सिक्के चलवाए। किस मुस्लिम शासक ने सोने के सिक्के चलवाए। शासक ने सोने के सिक्के चलवाए। प्रश्न लिख रही हूं, आपसे जो जवाब बने वो जवाब दीजिएगा, ठीक है जी, ठीक है। आओ चौथा देखे जरा, कांच के सिक्के किसने चलवाए। कांच के सिक्के किसने चलवाए। पांचवा देखो, चमड़े के सिक्के किसने चलवाए। चमड़े के सिक्के। छठवा देखो, लक्ष्मी नाम के सिक्के किसने चलवाए। के सिक्के। अब इसका आंसर करते हैं, तो बहुत सारे अपन इतना देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त ने चलवाए थे, दूसरा विक्रमादित्य ने चलवाया था, ठीक है। जवाब दो, देखिए इसका आंसर क्या ही होगा भाई। कांच के भी सिक्के थे, हाँ बच्चे कांच के भी सिक्के थे। शेरशाह सूरी, ठीक है। मैम टेक्निक का नंबर 2, सारी क्लासेस मिस हो रही हैं, सिर्फ मेरी क्लासेस शो हो रही है। अब मैं अपना मोबाइल भी लेके नहीं आई, मोबाइल मेरे बाहर पड़ा हुआ है। जहां आपने बैच खरीदा है ना, बैच के आगे आपको टोल फ्री मिलता है। मैं बोल देती हूँ यार, इनका एक बार कमेंट कर देना, टोल फ्री नंबर जो भी है कंफर्म करके। कंप्यूटर मास्टर जी, है ना, बच्चे परेशान हो रहे हैं। मोहम्मद गौरी ने चलवाए। चलो आप शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं सबके आंसर बताती हूँ, आपने कर लिया,
आंसर सबके गलत है। अब सही आंसर हम बताते हैं। रजत मुद्रा बोले, राजा रानी सिक्के बोले, चांदी के सिक्के बोले तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें कि उसका क्या आंसर है। मैम कॉल करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, हम अभी देख लेते हैं। मैं इसका आंसर कर दूं बच्चा, फिर आपकी समस्या सुनते हैं। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? बिम कडफिसेस ने, बिम कडफिसेस। ये बिम कडफिसेस कौन थे? कुषाण वंश के दूसरे शासक, ये कुषाण वंश के थे। तो शुद्ध सोने के सिक्के बिम कडफिसेस पर्टिकुलर राजा का नाम हो गया, और अगर वो पूछे वंश कौन सा था तो कुषाण हो गया। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने सोने के सिक्के चलवाए? कासिम ने चलवाए थे, मोहम्मद बिन कासिम। इसने सोने और चांदी के सिक्के चलवाए, जिन्हें सोने का द्रहम और चांदी का दिरहम कहा गया था। मोहम्मद गौरी ने सोने के सिक्के चलवाए थे। नहीं बेटा, गलत आंसर है आपका, है ना। कांच के सिक्के किसने चलवाए? सतवाहन वंश ने, सतवाहन वंश द्वारा कांच के सिक्के चलवाए गए थे, जो आंध्र प्रदेश का एक वंश था। चमड़े के सिक्के, तो देखो चमड़े के सिक्के बेसिकली जो हैं वह किसके द्वारा चलवाए गए थे? जब बिलग्राम का युद्ध होता है और शेरशाह सूरी हरा देता है हुमायूं को। अब बिलग्राम के बाद तो भागे जाते हैं, उससे पहले चौसा का युद्ध होता है। चौसा के युद्ध में क्या होता है? अपनी जान बचाने के लिए ये कूद जाता है किसमें? गंगा में, और वहां वसीम नाम का बंदा इसकी जान बचाता है हुमायूं की। तो हुमायूं के शासन काल में उसको आधे दिन के लिए, कई किताबें एक दिन बताती हैं, उसको बादशाह बनाया जाता है। बड़ा खुश हो जाता है, निजाम भिश्ती इसका नाम होता है। ठीक है, वसीम भी कई जगह इसका नाम मिलता है। तो निजाम भिश्ती इतना खुश होता है, कहते हैं चमड़े के सिक्के चलवाएंगे। तो अगर नाम आ जाए निजाम भिश्ती आपको मिल जाए तो निजाम भिश्ती आंसर हो जाएगा। निजाम भिश्ती, कई जगह भिल्ती इसको देते हैं। और किसके शासनकाल में चले? तो हुमायूं का शासनकाल चल रहा था, तो हुमायूं के शासनकाल में चमड़े के सिक्के, निजाम भित्ती चमड़े के सिक्के। ठीक है, लक्ष्मी नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? तो मोहम्मद गौरी ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे? मोहम्मद गौरी ने चलवाए थे। अब जो शेरशाह सूरी नाम दे रहे हैं, शेरशाह सूरी ने रुपया नाम का सिक्का चलाया था, यानी सिक्के का नाम क्या रखा था? रुपया रखा था। ठीक है, चले तो हमने जो प्रश्न लिखे हुए हैं उनका जवाब भी मैंने यहीं पर दे दिया है। चंद्रगुप्त, कुषाण, मोहम्मद बिन कासिम, सतवाहन, हुमायूं, मोहम्मद गौरी। बहुत बढ़िया अनीता कुमारी जी। ठीक है, ये सिक्के वाली बात हो गई। अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश की। किसकी जी? गुप्त वंश की। और ये गुप्त वंश आया कहां से? तो बेसिकली गुप्त वंश जो थे वह गुप्त काल के जो गुप्ता रहे वह कुषाण के यहाँ सामंत का काम करते थे। यानी कि हम थोड़ी सी किसकी जानकारी लेंगे? कुषाण वंश की भी जानकारी लेंगे। कुषाणों के यहाँ सामंत का काम करते थे गुप्त लोग। ठीक है, आगे चले। ये मुगल अभी हमारे इतिहास से हटे नहीं है क्या? हट गए हैं बच्चे, लेकिन वो हटे इस बार हैं, है ना, हटे इस बार हैं। और ये मुगल नहीं है, है ना, ये प्राचीन है। अभी मुगल तो आए नहीं, मुगल तो दिल्ली जब सल्तनत खत्म होगा तब आएगा। चले जी आगे चले। तो गुप्त वंश की बात करते हैं। ये कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। किसके? कुषाणों के सामंत। मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं, फिर एमसीक्यू करेंगे। कुषाणों के सामंत के तौर पर काम किया करते थे। और कुषाण जो थे ये चीनी कबीले के लोग थे। तो चीन का एक कबीला था, चीन से आए थे, जिसको बोलते थे हयूची कबीला या यूची कबीले वाले। ठीक है, यूची कबीला के लोग थे। इन्होंने पल्लवों को हराया और भारत में शासन शुरू किया। फिर कुषाणों को किन्होंने हराया? गुप्त लोगों ने हराया, और गुप्त वंश की शुरुआत हुई। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे जो गुप्त वंश है इनके हमें दो राजाओं के नाम पता होना चाहिए। पहला राजा कि भाई किसने शुरुआत की? तो श्रीगुप्त ने शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? श्रीगुप्त ने शुरुआत की थी। लेकिन एक और राजा आए जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जो वास्तविक संस्थापक बने। ठीक है, वास्तविक संस्थापक 1539। हाँ बेटा सही है। ठीक है, कौन बने? वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। अगर प्रश्न बने कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन, तो श्रीगुप्त, और पूछे वास्तविक संस्थापक कौन है, ऐसा प्रश्न बने तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी।
चलो अब प्रश्न ये है कि गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन है, बताएं बताएं जी। बताएं, अंतिम शासक बताओ, देखे किसको पता है। अशोक, वाह, अशोक कहां से आ गए इसमें, कुछ बेवकूफ आ गए क्लास में, वो हर क्लास में होते, बच्चे इग्नोर किया करो। चंद्रगुप्त मौर्य, वाह, गुप्त वंश चल रहा है, मौर्य वंश घुसेड़े पड़े हैं, बहुत बढ़िया। सुनो, अंतिम शासक अगर प्रश्न बने तो सुनो जरा, अंतिम शासक हम बता देते हैं और कहां गड़बड़ी होती है वो भी बता देते हैं। अंतिम शासक है इनके विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त। अब सुनो, विकिपीडिया इंग्लिश में सर्च करोगे तो कुमार गुप्त आ रहा होगा, हिंदी में सर्च करोगे तो स्कंद गुप्त आ रहा होगा, अगर जाकर के ल्यूसेंट पढ़ोगे तो वहां पर भानुगुप्त दिया गया होगा। जहां आप क्रम वाइज पढ़ोगे नीचे से 3 या 4 लाइन छोड़ के लाइन लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ भानुगुप्त अंतिम शासक है, ठीक है। और भी यूनिक पब्लिकेशन की किताबें पढ़ोगे उसमें भी भानुगुप्त अंतिम शासक दिए गए हैं, लेकिन इनके अंतिम शासक है विष्णुगुप्त, ठीक है। तो मैंने लिख दिया अंतिम शासक कौन है, विष्णुगुप्त। देखो मैंने कहा ना बहुत सारे, देखो स्कंदगुप्त वाले भी इसमें बैठे हुए हैं, तो आपकी गलती नहीं है, किताबों में ऐसे छापा गया इसलिए आप भी उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अंतिम शासक विष्णुगुप्त। अब देखो अगर बात करें हम किसकी, इधर वाले जोन में आते हैं कुषाण की, तो कुषाणों ने क्या किया, पल्लवों को हराया और शुरू किया अपना वंश। और ये चीन के क्या थे, एक आदिवासी टाइप के, खानाबदोश टाइप के कबीले वाले लोग थे, जो कहाँ आए, अफगानिस्तान वाले हिस्से में। वहां आकर इनके 2 भाग हुए, एक महान हयुची हुए, एक लघु हयुची हुए। लघु हयुची वाले वहीं रुक गए, महान हयुची भारत की ओर आए और उन्होंने अपना राज विस्तार किया। तो देखिए जरा, कुषाण वंश ऐसा रहा जिसने सबसे पहले क्या शुरू किया था, सोने के सिक्के शुरू किए थे। तो सबसे पहले इनका जो शासक आया उसका नाम था कुजुल कडफिसेस, कडफिसेस या कडफिसेस आपको नाम मिलेगा, ठीक है। ये सबसे पहले हुए। अंतिम आपको बताना है, देखे किसको अंतिम पता है, अंतिम बताओ कौन बताएगा, कुषाण वंश के अंतिम। इसके बाद एमसीक्यू पे चलते हैं, बताए जरा। कुजुल कडफिसेस, ठीक है। वासुदेव द्वितीय, बिल्कुल, कौन है, सर्वेंद्र, सही आंसर है आपका। पूजा बच्चा गलत है, वासुदेव के आगे द्वितीय लगाना पड़ेगा, वासुदेव नहीं है, वासुदेव द्वितीय है, ठीक है। तो अंतिम शासक काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, काफी बच्चों ने गलत किया है। तो वासुदेव द्वितीय इनके अंतिम शासक है। कुजुल कडफिसेस के बाद आते हैं बिम्ब कडफिसेस। कौन आते हैं, बिम्ब कडफिसेस, हम बता देते कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है कनिष्क। कौन आता है, कनिष्क। कनिष्क के बाद आते हैं वशिष्क। वशिष्क के बाद आते हैं हविष्क, जैसे होविष्क भी बोला जाता है। होविष्क के बाद फिर से आता है कनिष्क। अब कनिष्क आ चुका है इसलिए कनिष्क द्वितीय बन जाते हैं। फिर आते हैं वासुदेव। कौन आते हैं, वासुदेव। उसके बाद अगेन से आते हैं कनिष्क। अब द्वितीय हो चुके हैं तो कौन बन जाएंगे, कनिष्क तृतीय बन जाएंगे। मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, है ना। वासुदेव के बाद फिर से कौन आएगा, कनिष्क आएगा, तो ये बन जाएंगे कनिष्क तृतीय। इनके बाद फिर से वासुदेव आएंगे, मतलब कि वासुदेव एक बार आ चुके हैं तो ये बनेंगे वासुदेव द्वितीय। और ये वासुदेव द्वितीय है, यही कौन है, अंतिम शासक है, अंतिम शासक, ठीक है। चलो, तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से वासुदेव प्रथम था, नहीं बेटा, कौन है, हिमांशु राजपूत, नहीं। वासुदेव के बाद कनिष्क फिर से आए हैं, उसके बाद आए हैं वासुदेव द्वितीय, ठीक है जी। चले, तो हमने यहाँ पर कुछ राजा देख ली जो किससे संबंधित है, कुषाण से, और यहाँ पर हमने कुछ बातें देख ली जो गुप्त वंश से संबंधित है। इसके पीछे हमने कुछ बातें सिक्कों से संबंधित देख ली। अभी अपन किसको देखेंगे, एमसीक्यूज को देखेंगे, और वहां जो भी बातें आएंगी वो हम आपको बता देंगे, ठीक है जी। तो आ जाते हैं भाई फटाफट से अपने प्रश्न की ओर, ये लो आ जाओ। अब फटाफट से एमसीक्यूज लगाएंगे, है ना, फिर बीच में हम आपके कमेंट देख लेंगे। तो अभी एमसीक्यू पे आते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या है, देखे जरा। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलो विचार कर लेते हैं, ठीक है। बाणभट्ट का संबंध हर्षवर्धन से है, ये बात सही है क्या, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है, तो हमें सही पे ध्यान देना है ना। तो देख लेते भैया,
अश्वघोष का संबंध कनिष्क के दरबार से है, भारवी का संबंध समुद्रगुप्त से है। तो इसका आंसर सी कर रहे हैं कुछ बच्चे और कुछ बच्चे बी कर रहे हैं। तो देखो जरा, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे और इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था। भारवी जो है वह समुद्रगुप्त के दरबार में नहीं रहते थे, ये श्री विष्णु के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, जिन्होंने किराता अर्जुनियम लिखा था जिसमें शिवजी और अर्जुन के बीच में संवाद लिखा हुआ है कि उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है उसका। ठीक है, तो भारवी समुद्र के यहाँ पे नहीं थे, समुद्र के यहाँ पे कौन रहता था? हरिसेन रहा करते थे, हरिसेन रहा करते थे जो इनके दरबारी कवि थे। यानी तीसरा वाला गलत हो गया, तो सभी तीन नहीं हो सकते, केवल दो। ठीक है, केवल दो यहाँ क्या है? करेक्ट है, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजाओं में से किसकी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में उज्जवल शब्दों में की गई है? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जिसको इलाहाबाद स्तंभ भी कहा जाता है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है हरिसेन द्वारा। इसमें जो दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी समुद्रगुप्त ने, उसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो किसने? समुद्रगुप्त ने। अब मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ, इसका जवाब देना है ना। तो भैया क्वेश्चन नंबर जरूर डाला। जैसे आप लोग ए आंसर कर रहे हो, कौन है? जैसे अंबुज है, आलोक है, केजिस यूजर है, अनुराग है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ए किसका आंसर किया है आपने, है ना? तो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ऐसा। ठीक है, ताकि हमें पता रहे। चलो जी आगे चले। चले, अच्छा जो बच्चे कह रहे हैं मैम क्लियर नहीं दिख रहा है, वो अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लें, और मोबाइल आप ऐसे देख रहे हो ना, इसको ऐसे लैंडस्केप कर लें, दिखाई देगा। ठीक है, तो दूसरे का सी आंसर हुआ। अब मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ, जवाब देना जरा आप, है ना। तो देखें पहला प्रश्न, देखो यहाँ पर क्या है कि दक्षिण पर आक्रमण करने वाला पहला राजा, दक्षिण भारत लिख देती हूं मैं। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा, आक्रमण करने वाला पहला राजा। ठीक है, पहला राजा कौन था, ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न देखो क्या है, दूसरा बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है कि दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत पर, आंसर आना शुरू हो गए होंगे यहाँ पर, है ना। समुद्रगुप्त, बहुत बढ़िया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान, आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान, पहला सुल्तान। दो प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। दोनों प्रश्न सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, बस थोड़ा सा क्या चेंज हो गया है। यहां देखो क्या शब्द है, पहला राजा शब्द है, यहां पहला सुल्तान शब्द है, बस इसी की वजह से आंसर बदल जाएंगे। मोहम्मद गजनवी है, कोई अशोक भी बोल रहा है, समुद्रगुप्त अलाउद्दीन खिलजी, बहुत बढ़िया, सही आंसर है, सही आंसर है। तो देखो हम यही बताना चाह रहे थे कि इस पे ध्यान देना, राजा पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। और अगर सुल्तान आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो और क्या प्रश्न बनता है इससे, और प्रश्न ये बनेगा कि वो आपसे पूछेंगे, इस पर कौन सा कलर दिखाई देगा, एक तो इतना लिमिटेड कलर हो जाते हैं ना यहाँ पे। वो आपसे पूछेगा कि जब दक्षिण भारत पर समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया तो उनके सेनापति कौन थे। ठीक है, और यहाँ पूछते सेनापति कौन था, तो अगर पूछे कि दक्षिण पर जब आक्रमण किया और सेनापति कौन थे, तो हम कहेंगे मलिक काफूर थे, मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और पूछे समुद्रगुप्त के सेनापति के तौर पे कौन काम कर रहा था, तो इनका भी लिख देते हैं सेनापति वीरसेन जी। कौन थे, वीरसेन। ठीक है, क्योंकि राजा लड़ने जा रहा है तो सेनापति भी तो चाहिए ना अपन को, तो इस प्रकार से भी क्या बन जाते हैं, प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, मलिक काफूर वीरसेन, बहुत बढ़िया। आ जाओ एमसीक्यू पे वापस आते हैं। तो इसका आंसर मैंने बता दिया था। आओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था, बताएं जरा, क्या कहा जाता था। ब्राह्मणों को
जो भूमि दान में देते थे उसे क्या अग्रहार कहते थे। तो देखे जरा, ये जो गुप्त काल में ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा शुरू हुई थी, बेसिकली ये कहां से शुरू हुई थी? सतवाहन वंश से। आंध्र प्रदेश में सतवाहन वंश रहा करते थे। अब सतवाहन वंश वालों ने क्या किया? ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू की और अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाना शुरू किया। इसलिए एक बहुत फेमस राजा रहे गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना। ये कहां से थे? सतवाहन वंश, जिन्होंने उसके कांच के सिक्के चलवाए थे। अब उन्होंने दान में देना शुरू किया। अब जो उत्तर भारत में गुप्त वंश बैठा था उसने कहा अरे यार हम भी चलाएंगे, हमारा पड़ोसी चला रहा है तो उन्होंने भी भूमि दान देना शुरू की। तो कुमार गुप्त प्रथम ने सबसे पहले एक जैन भिक्षुणी जिनका नाम था हर्षौमनी, उनको जैन मठ बनाने के लिए पैसे दिए थे और जमीन दी थी। उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ठीक है जी, जैन भिक्षुणी को दी थी। हाँ बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखें, गुप्त किसके सामंत थे? तो अभी पढ़ के आए थे, कुषाणों के यहाँ श्री गुप्त सामंत के तौर पर काम करते थे और फिर उन्होंने क्या कर लिया? खुद को अलग कर लिया और अपना एक राज बना दिया और खुद का एक वंश बना लिया। आओ अगला क्वेश्चन देखें, गुप्त युग के संदर्भ में घटकर पर शब्द फिल इन द ब्लैंक्स को संदर्भित करता है। हमें बताना है कि जो घटकर पर है वो किनको बोला जाता था। जो आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर जरूर डालें बच्चा। ठीक है जी, क्या करें? आंसर के साथ साथ क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। ठीक है, तो 6 का बी आंसर कर रहे हैं। 6 आया नहीं बच्चे, 5th है वो, 5th का सी है। चलो देखें जरा, तो घटकर पर जो मूर्ति कला और वास्तुकला विशेषज्ञ होते थे, यानी कि पत्थरों से नक्काशी किया करते थे, उन्हें घटकर पर कहा जाता था। आओ अगला देखें, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? मैकियावेली, तो निकोलो मैकियावेली एक व्यक्ति थे जो इटली से बिलोंग करते थे और वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे। एक तरीके से राजनीतिक शब्द उनके द्वारा ही गढ़ा गया, यूं मान लो कि राजनीति कैसे की जानी चाहिए। तो अब वहां इटली के राजनीतिज्ञ कौन हो गए? निकोलो मैकियावेली। ठीक है, इसीलिए उनके बराबर वैल्यू देते हुए चाणक्य को कहा गया, कौटिल्य को कहा गया कि भैया ये तो भारत के मैकियावेली हैं। ठीक है, तो कौटिल्य यहाँ पे क्या होगा? आंसर होगा। 6 का आंसर कौन कर रहा है? डी भाई साहब। कौन है ये डी वाला? अभी पिट जाना है तुमको। आओ अगला क्वेश्चन देखें, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन रहा था? मोटा मोटा याद कर लेना कि 300 से 500, ऐसे 300 से 500 गुप्त वंश का शासक रहा और इस समय कला, संस्कृति, विज्ञान, ठीक है, आयुर्वेद, इन चीजों पे बहुत काम किया गया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। तो गुप्त वंश को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो कुषाण वंश के शासक थे बिम कड़फिसेस, जिन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। उन्होंने पेशावर को, जिसे पुरुष पर भी कहते हैं, पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया। फिर इसके बाद आए कौन? कनिष्क। उन्होंने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो यहाँ क्या पूछा है? कुषाण वंश के कनिष्क ने, तो कनिष्क ने मथुरा को राजधानी बनाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8वें का सी नहीं है बच्चे। अब सी पता क्यों कर रहा है? क्योंकि ज्यादातर पाटलिपुत्र राजधानी रही है प्राचीन समय में, है ना, तो मथुरा इसका करेक्ट आंसर है। आओ आगे चले, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? गुप्त काल का साहित्यकार कौन था? गुप्त काल में कौन कौन साहित्यकार थे ये देखना है। तो बेताल भट्ट, ठीक है, बेताल भट्ट एक लेखक भी थे और मैजिक क्या करते थे? जादूगर, है ना। कालिदास जी को भाई कौन नहीं जानता है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी लोग रहा करते थे। ठीक है, चलो आगे चले और अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने स्वयं को देवतुल्य माना और देवपुत्र या देवताओं का पुत्र कहा? तो बता दे, कुषाण वंश के जो शासक थे वह खुद को देवता के पुत्र माना करते थे, कहते थे हम तो क्या है? देवताओं के पुत्र हैं। ठीक है, तो 10वें का सी आंसर। आओ अगला देखें, कनिष्क वंश का शासक, अच्छा कनिष्क फिल इन द ब्लैंक्स वंश का शासक था। तो अभी पढ़ क्या है? कुषाण वंश का। किसका? कुषाण वंश का शासक हुआ। ठीक है, आओ अगला प्रश्न देखें, प्राचीन भारत में किस वंश ने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट विकसित किया था? तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट यानी कि गांधार कला शैली जो है वह कुषाणों द्वारा आई भारत के में। किसके द्वारा? कुषाणों द्वारा भारत के अंदर आई थी। ठीक है जी,
गांधार, इसके बारे में मैंने आपको बौद्धिज्म पढ़ाया होगा, तब जरूर पढ़ाया होगा, है ना। आओ अगला क्वेश्चन देखें, शासक फिल इन द ब्लैंक्स वंश का कौन सा युग्म सही है। चले तो देखें, कनिष्क कुषाण से है, पहली बात तो सही है। सतकर्णी सतवाहन से है, मैंने अभी बताया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी कहां से है, सतवाहन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे क्या है, सही है। तो सतकर्णी भी सही है। तो 1 और 2 देखो, ये रहा सी, 1 तथा 2 दोनों ही क्या है, सही है। आओ अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। मतलब हमें बताना है कि कौन सा वंश पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो आंसर देखिए, 14 का कौन सही करेगा, 14 का बी सही लग रहा है, ठीक है, 14 का बी। तो देखो जरा देख लेते भैया बी। सबसे पहले नंद वंश आए, नंद में धनानंद को हरा के मौर्य वंश आया, मौर्य के बाद कुषाण वंश इनके पैरेलल में चले, और कुषाण के बाद गुप्त वंश आया, ठीक है। तो बी में हमें एकदम सही क्रम दिया गया है, नंद मौर्य कुषाण गुप्त। तो 14 का बी आंसर सही हो जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो बताया हमने आपको कि बिम कड़फिसेस द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए, और बिम कड़फिसेस कुषाण वंश का दूसरा शासक हुआ। आओ अगला प्रश्न देखें, चरक किसके दरबार में रहा करते थे। तो चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, ये कुषाण वंश के टाइम के हैं जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। चरक ने, सुश्रुत ने क्या, सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी को विकसित किया था, है ना। चले कनिष्क, कनिष्क बहुत बढ़िया। तो किसके दरबार में थे, तो राजवैद हुआ करते थे कनिष्क के चरक जी। आओ अगला क्वेश्चन देखें, क्या है, कनिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो, उन्होंने 58 ईस्वी में, 58 ईस्वी में सग युग की शुरुआत की। सग युग की शुरुआत तो की थी, लेकिन 58 में नहीं की थी, 78 में की थी। तो पहला वाला कथन तो गलत हो गया। बौद्ध धर्म को उनके शासन काल के दौरान महायान और हीनयान में विभाजित कर दिया गया था। ये वाली बात सही है, जब चौथी संगति हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर में, तो वहां पर क्या बन गए थे, हीनयान और महायान बन गए थे। तो ये दूसरी वाली बात सही है। तो केवल 2, ठीक है, केवल 2 कथन यहाँ पे क्या है, एकदम सही है, ठीक है। चलो आओ अगला देखें जरा। जो बच्चे पूछ रहे हैं मेरी ऑफलाइन क्लास पटना में होती है, नहीं बच्चे, मेरी ऑफलाइन क्लास पटना में नहीं होती, ऑनलाइन ही मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें से किसने अपने राजवंश को स्थापित करने के लिए पहलवियों का अंत किया। मैंने क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि कुषाणों का अंत कर दिया तो गुप्त शुरू हुआ, और पहलवों का अंत कर दिया था तो कुषाण शुरू हुआ था। तो कुषाणों ने किसको हराया था, पहलवियों को हराया था। तो किसने हराया था, कुषाण ने पहलवियों का अंत किया और कुषाण वंश का शुरुआत किया। आओ आगे चलें, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। बहुत अच्छा है, चलें जी। अच्छा, जैसे कई बच्चे हैं, अभी कोई कमेंट कर रहा है कि मैम प्लीज खान सर से क्लास चलवा दीजिए। जैसे मान लो खान सर ने क्लास चला भी दी एक दिन, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा उससे। और अगर ऐसा है कि केवल खान सर पढ़ाएंगे आकर के तो ही सिलेक्शन होगा, तो उनके यूट्यूब पे इतनी क्लासेस अवेलेबल है, बच्चा उनसे क्लास पढ़ लो, परेशानी नहीं होना है। सिलेक्शन उनका होता है जो पढ़ते हैं, चाहे वो किसी से पढ़ते हो, डजंट मैटर कि वो किस टीचर से पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना जी। आओ तो देखे जरा, महाराजा धीराज उपाधि धारण करने वाले सबसे पहले शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुए। अब यहाँ कई बार जैसे महाराजा धीराज आ गया, पूछ लेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी, समुद्रगुप्त की क्या थी, श्रीगुप्त की क्या थी। तो मैं सभी की आपको क्या कर देती हूँ, वो बता देती हूँ उपाधियां, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उपाधि धारण की उसको कहा जाता है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के पास 2-3 उपाधि थी, देख लो कौन कौन सी। एक था कविराज, ठीक है, एक इसकी उपाधि थी अश्वमेध यज्ञ करता, अश्वमेध यज्ञ करता, क्योंकि उन्होंने 2 यज्ञ किए थे।
और इनकी उपाधि क्या थी? ये खुद को लिच्छवी दोहित्र भी कहता था। क्या कहता था? लिच्छवी दोहित्र भी कहता था। ठीक है, तो एक आंसर हमारा यहां से भी उठ जाएगा। क्या कि कविराज किसको कहते हैं? अश्वमेध यास्कता किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? अब देखें, भारत का नेपोलियन कौन था? हिमांशु राजपूत। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि भारत का नेपोलियन कौन है, लेकिन इन्हें यह जानना है कि अंजलि मैम को पता है कि नहीं पता है। तो ढक्कन जिसने इतना हिस्ट्री पढ़ा हो, इतनी सी बात नहीं पढ़ी होगी। समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई संस्कृत भाषा में, उसे पढ़ा V.A. स्मिथ ने। और V.A. स्मिथ ने जब पढ़ा तो उसने कहा ये तो बड़ा बलशाली राजा हुआ। तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा? V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन। ठीक है जी, ठीक है अभिषेक जी, हो गई तसल्ली आपको? आओ आगे चलते हैं, है ना। बच्चे बुढ़ापा आ गया मेरे को जब आप प्रश्न पूछते हैं ना। हम नहीं, जो टीचर 6-7 साल से पढ़ा रहा होगा ना, उसको आपके कमेंट से पता चल जाएगा कि आपको आता है इसलिए पूछा गया है, या आपको नहीं आता इसलिए पूछा गया है ना। मुझे मिर्जापुर 3 में जाना चाहिए, ऐसा कह रहे बच्चे। मैंने मिर्जापुर सीरीज ही नहीं देखी है बच्चे, नाम बहुत सुना है, लेकिन हमने सुना बड़ी उसमें गालियां हैं, तो हमने देखी ही नहीं। पता चला कि हम सीख गए तो एक हम तुम्हें देना क्लास में आके, है ना। आओ, सिरिगुप्त को क्या कहते हैं? इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा की उपाधि। अब मैं 2 उपाधि और बताती हूँ। एक उपाधि है महेंद्रादित्य की, महेंद्रादित्य, और एक उपाधि है शुक्रादित्य की, ये भी आती है। बता देते हैं किसने ली थी। महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त प्रथम की है, कुमारगुप्त प्रथम। और शुक्रादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त की है। किसकी है? स्कंदगुप्त की। ठीक है, तो मैंने उपाधियों से जो प्रश्न बनते हैं वो भी इस बोर्ड पर लिख दिया है। आगे चले, अगला देखें। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? समुद्रगुप्त है, जो रेड से लिखा है ना। समुद्रगुप्त कह रहा है, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम है। समुद्रगुप्त भी लगा दिया है तो ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए लगा हुआ है ना, गड़बड़ मत कर लेना। आओ जी आगे चले और अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। आओ अगला प्रश्न देखें। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? अभी बताया था कि समुद्रगुप्त की जानकारी इसमें लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? हरिसेन के द्वारा लिखी गई। बलुआ पत्थर से बना हुआ स्तंभ है ये। ठीक है, किसने लिखा इसको? हरिसेन ने लिखा। किस भाषा में लिखा? चलो बता देते हैं, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया। इसमें क्या लिखा गया? विजय गाथा लिखी गई। किसकी लिखी गई? समुद्रगुप्त की लिखी गई। दक्षिण पर आक्रमण करने वाला पहला राजा हुआ। ये भी जानकारी कहां से मिलती है? इलाहाबाद स्तंभ से मिलती है। ठीक है, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा लिखना या प्रशंसा करना। ठीक है जी, आओ आगे चले और अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से, है ना। मैम आप मेरा जवाब नहीं दे रही बच्चे, मैं कोशिश करती हूँ कि सभी का जवाब दे पाऊं, लेकिन अगर हम बात करने बैठ जाएंगे तो क्वेश्चन रह जाएंगे ना। आओ जी देखिए जरा, निम्नलिखित में ऐसे कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो हमने आपको बताया कि उस समय सुश्रुत नाम के चिकित्सक बहुत फेमस हुए, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजों को शुरू किया था भारत के अंदर। तो सुश्रुत बहुत फेमस थे उस समय। अगला देखें, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक है सिरिगुप्त। उन्होंने ये नहीं कहा वास्तविक संस्थापक। प्रश्न होता वास्तविक संस्थापक तो आंसर हो जाता क्या यहां पर? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, आओ अगला देखें जरा। ओहो अगला बड़ा सा क्वेश्चन है, देखे क्या? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कर लेते हैं भाई साहब। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त सही है। बिलसड़ अभिलेख कुमारगुप्त का, ये भी सही है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त की जानकारी देता है, ये भी सही है। मंदसौर लेख बर्मन, बंधु बर्मन को विष्णु बर्मन भी कहते हैं, जो यशोधर्मन के पुत्र रहे थे, उनकी जानकारी मिलती है। यानी कि सीधा सीधा ही बना हुआ है। ठीक है, जो ये कहानी है सीधी सीधी है, घुमा फिरा के नहीं है। तो देखो, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, लो पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। अब यहाँ पर एक भानुगुप्त व्यक्ति आते हैं। भानुगुप्त की जानकारी एरन अभिलेख से मिलती है। अभी मैं एरन अभिलेख क्यों आपको बता रही हूं, है ना।
क्या कह रहा बच्चा? मैम हम लोग को नहीं पढ़ाएंगी क्या, बताइए क्या बताएं, हम क्लास में नहीं दिख रहे हैं तो हम लोग कैसे पढ़ें, आप ही बताएं। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, कुछ और हो रहा है। अच्छा ये कौन है? रानी परी जी हैं। तो भाई जिनको ऐसी कोई भी समस्या हो रही है ना, रुको मैं चेक करवाती हूँ। एक बार मोबाइल उठाना भाई जरा, रुको मैं चेक करवा रही हूँ। लाओ, मैं मोबाइल लेके नहीं आई बच्चा, मेरा मोबाइल बाहर पड़ा हुआ है ना, तो मैं भी चेक करवाती हूँ कि मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है आप लोगों ने रिफ्रेश नहीं किया, जैसे आप खोल के बैठ गए और क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आपको कुछ दिख नहीं रहा। क्लास से पहले आप बाहर जाएं, एग्जिट करें और रीस्टार्ट करें अपनी क्लास को, फिर दिखने लगेगा। ठीक है, फिर दिखने लगेगा। बाकी मैं मोबाइल पे एक बार चेक करवाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आओ आगे चले। तो मैं आपको बता रही थी भीतरी अभिलेख के बारे में और इसके बाद एरर अभिलेख। तो भानुगुप्त की जानकारी मिलती है, भानुगुप्त की जानकारी मिलती है किससे? एरर अभिलेख से। एरर अभिलेख ये कहाँ है भाई साहब? तो एरर अभिलेख पड़ता है, आपने अगर सागर नाम सुना हो, एमपी का ही एक एरिया है, एमपी सागर में। ठीक है, एरर अभिलेख। एरर अभिलेख हम पढ़ा क्यों रहे हैं? भानुगुप्त का एक सेनापति हुआ, सेनापति जिसका नाम था गोपराज। गोपराज, गोपराज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने की वजह से गोपराज की जो पत्नी थी उसने क्या कर लिया? पत्नी ने खुद को सती कर लिया, खुद को सती कर लिया। तो अब कहानी आती है कि सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी कहां से मिलती है? एरर अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? एरर अभिलेख से मिलती है। ठीक है मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, स्तंभ क्या होता है? स्तंभ क्या होता है? देखे जरा, अगर किसी ने ऐसे खंबे जैसा इमारत बनवा दी और उस पर अपना क्या लिखवा दिया? लेख लिखवा दिया। ठीक है, तो उसे पिलर, पिलर बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। कि खंबा बनवा दिया और उस पर अपनी विजय गाथा लिखवा दी, जैसे विजय स्तंभ है ना, ऐसे ही अशोक स्तंभ है और ऐसे ही क्या है? इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर लिखी गई है। ठीक है, आओ आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन है? तो गुप्त साम्राज्य के मैंने आपको बताया था अंतिम शासक कौन होंगे? विष्णुगुप्त होंगे, है ना। एक बच्चा कह रहा है मैम आपकी शादी हो गई। ये प्रश्न वैसे आएगा नहीं आपके पेपर में, बताओ अंजलि मैम की शादी हुई है या नहीं, कथन सही है कि गलत, है ना। और सेकंड थिंग, जीवन में हर चीज शादी नहीं होती, जीवन में सोशल सर्विस जैसी चीजें भी होती हैं, दूसरे काम भी होते हैं, हम उन्हें भी तो कर सकते हैं ना, उन पे भी तो फोकस कर सकते हैं। तो चलो, हमारा टारगेट जीवन में शादी नहीं बच्चा, कुछ और काम भी है। गुप्त वंश के निम्नलिखित सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो देखो फिर से अब उपाधि से क्वेश्चन आया है। तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, जिन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन बनाया था। गुप्त वंश की पहली राजधानी पाटलिपुत्र रहा करती थी, लेकिन जब चंद्रगुप्त द्वितीय आए तो उन्होंने क्या बना लिया? उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया था। ठीक है, आओ आगे चले और अगला क्वेश्चन देखें जरा क्या है ना। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गढ़ से संबंधित थी? तो समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी से संबंधित थी, इसीलिए समुद्रगुप्त खुद को लिच्छवी दोहित्र कहा करता था। क्या कहता था? लिच्छवी दोहित्र कहा करता था। अब लिच्छवी दोहित्र, दोहित्र क्या होता है? जैसे मानो हम अगर अपने ममाने की बात करें तो मामा के यहाँ के लिए जैसे होता ना, नाना के यहाँ नवासी हो जाते हैं, नवासा हो जाते हैं, तो दोहित्र कहा जाता है उसको। ठीक है, नाना के साइड से जो बेटी का पुत्र लगेगा उसे नवासा या नवासी कहा जाएगा। ठीक है, आगे चले, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंदा ब्लैंक्स पहले दिया, वंश के शासन काल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। तो हमने बताया था गुप्त वंश के टाइम पर कला क्षेत्र हो गया, साहित्य का क्षेत्र हो गया, विज्ञान का क्षेत्र हो गया, ये बहुत ज्यादा टॉप लेवल पर पहुंचा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये स्वर्ण युग चला है। आओ अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया? ले भाई, कोई अभी प्रश्न पूछ रहा था और प्रश्न आ ही गया इसमें। तो नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं।
आओ आगे चलें, देखें अपना अगला क्वेश्चन क्या है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। तो भैया वो थे आर्यभट्ट, जो गणितज्ञ भी थे और खगोल विद भी थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 29 का सी आंसर हो जाएगा। आगे चले, आगे देखें जरा, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। गुप्त काल के दौरान, ये प्रश्न देखो सेम ही है, अलग ढंग से पूछा गया है सुश्रुत, तो ये अपन अभी करके आए हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखें। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला क्वेश्चन देखें। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल में। ये ऐसा नहीं लग रहा 3 क्वेश्चन रिपीट से हो गए। समुद्रगुप्त, अगला भी रिपीट है क्या, नहीं, ये 3 क्वेश्चन रिपीट से लग रहे थे। आओ देखें। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। तो भैया देखो गुप्त काल में ना दशावतार मंदिर बहुत फेमस हुआ, जो झांसी आप जाओगे तो झांसी के पास पड़ता है ललितपुर, वहां पड़ता है ये मंदिर। ठीक है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ललितपुर के अंदर एक एरिया पड़ता है, इसका नाम देवगढ़ है, वहां पर दशावतार मंदिर है। ठीक है, आगे चले। आओ अगला क्वेश्चन देखें। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। वास्तविक आ गया शब्द, तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन यहाँ वास्तविक शब्द अगर नहीं होता, केवल संस्थापक शब्द होता, तो आंसर क्या हो जाता, श्रीगुप्त हो जाता। क्या हो जाता जी, श्रीगुप्त। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखें। महरौली लौह स्तंभ किसने अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। तो महरौली उस क्षेत्र को कहते हैं जहां कुतुब मीनार वाला पूरा एरिया पड़ता है। अगर आप दिल्ली से कहीं बिलोंग करते होंगे तो ये जो येलो लाइन पूरी चलती है मेट्रो की, वहां आप कुतुब मीनार वाले एरिया में जाओगे, उस पूरे एरिया को महरौली नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वहीं पर कुतुब मीनार भी है, और कुतुब मीनार परिसर में ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। उसी के प्रांगण में, आंगन में रखा हुआ है एक स्तंभ, कहते हैं इस पर काई कभी नहीं लगती, जंग नहीं लगती है ना। तो उस पर अगर आप वर्णन पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य नाम लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, आओ आगे चलो और अगला प्रश्न देखें। किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। मैंने अभी बताया था महेंद्रादित्य भी और शुक्रादित्य भी, तो साथ से शुक्रादित्य तो स्कंद हो गए, और महेंद्रादित्य क्या हो जाएगा, महेंद्रादित्य कुमार गुप्त प्रथम की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुमार गुप्त प्रथम ने क्या किया था, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, और साथ ही साथ इन्होंने मयूर शैली के सिक्के चलवाए थे। यह भी प्रश्न आया हुआ है कि मयूर शैली के सिक्के किसने चलवाए, के सिक्के किसने चलवाए। तो मयूर शैली के सिक्के कुमार गुप्त प्रथम ने चलवाए थे। ठीक है, वहीं घर है आपका, बहुत अच्छी बात है। मैंने दिल्ली में लगभग सब घूमा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐतिहासिक स्थल घूमना बहुत पसंद है। तो जितने भी म्यूजियम है दिल्ली में घूम डाले, जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं घूम डाले। बस एक जगह नहीं गए हम, जो जहां पर गांधी जी की हत्या हुई थी, बिरला हाउस, वो रह गया है हमारा। आओ, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशैन थे। ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। आओ अगला क्वेश्चन देखें। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो हमने भी बताया पाटलिपुत्र के बाद कहां पहुंच गए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी क्या बना लिया था, राजधानी बना लिया था। मैम ताजमहल देखा है, हाँ बेटा ताजमहल मैंने 2011 में देख लिया था। आओ जी आगे चले और अगला प्रश्न देखें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ये बड़ा अच्छा है, बताओ जरा किसने की। नालंदा विश्वविद्यालय से 3 राजाओं के नाम जुड़े हुए हैं। आंसर आप करो पहले 39 का। केदारनाथ नहीं गए हैं बच्चे, क्योंकि मेरा घुटना टूटा हुआ है, 2 बार एक्सीडेंट हो गया था। ये तो गनीमत है कि हम खड़े होकर क्लास लेते हैं, है ना, तो हम बहुत ज्यादा चल नहीं पाते। क्या केदारनाथ गए हैं। 39 का बी आंसर है ना। चलो अब हम बताते हैं, इसमें 3 है। बनारस गए हो, हाँ बिल्कुल। काशी विश्वनाथ घूमे हुए हैं, मथुरा घूमे हुए हैं। हम बहुत घुमक्कड़ है बेटा, बहुत घुमा हुआ है ना। हम चाहते तुम लोग भी घूमने का आनंद लो, लेकिन उसके लिए जॉब लगाना पड़ेगी आपको, है ना।
आओ जी यहाँ देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमारगुप्त प्रथम द्वारा बनवाया गया था। अब नालंदा विश्वविद्यालय के 3 इमारतें हैं। किससे स्टार्ट करें, चलो राइट से स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहली इमारत, ठीक है, ये क्या है, पहली इमारत। इसको किसने बनवाया, कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने। विश्व की पहली यूनिवर्सिटी इसको कह सकते हैं जिसमें आवास था, यानी लोग यहाँ पे रहा करते थे, है ना। आओ शमशान घाट गए हैं, बिल्कुल गए हैं बेटा, है ना, मणिकर्ण का घाट देख करके आए हम। अब दूसरे पे, तो दूसरे मंजिल का निर्माण किसने करवाया, ये भी आता है। तो कन्नौज के राजा हुए जिनका नाम था हर्षवर्धन। क्या था जी, हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। लिख देती हूं मैं यहाँ पर, कन्नौज के राजा, इन्होंने दूसरी मंजिल बनवाई। इसके बाद आए बंगाल के राजा, उन्होंने बनवा दी तीसरी मंजिल। तो मैं तीसरा लिख देती हूँ, नाम कहाँ लिखूं, ऊपर लिख देते हैं। तो बंगाल के राजा हुए, बंगाल के राजा जिनका नाम था राजा देवपाल, देवपाल, ठीक है। तो 3 राजाओं ने मिलकर के एक एक करके इसकी क्या की, मंजिलें बनवाई है, ठीक है। तो पहली कुमारगुप्त प्रथम ने, दूसरी हर्षवर्धन ने, तीसरी देवपाल ने। और इन तीनों मंजिलों को जला किसने दिया था, तो खिलजी, बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था, बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था। आगे चले। मैम सच में आपका पैर टूटा है, हाँ बेटा, है ना, घुटना टूटा हुआ है, पैर नहीं घुटना टूट गया था हमारा, है ना। और सोचो हमारी 4 घंटे लगातार क्लास होती है, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 नॉन स्टॉप। तो सोचो जब मेरा घुटना दोबारा टूटा है, मैं 4 घंटे लगातार खड़ी हो सकती हूँ, तो आप लोग बैठे बैठे क्यों नहीं पढ़ सकते, है ना। स्कूटी लड़का गई थी क्या, नहीं बेटा, कई बार ऐसा होता है कि कहते ना आ बैल मुझे मार खड़े खड़े, वो कहानी भी हो जाती क्लास में, वही जिंदगी में भी हो गई है ना। आओ देखें, चीनी यात्री हैंसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो हैंसांग भारत में आने वाला दूसरा चीनी यात्री था। तो पहला चीनी यात्री कौन था, पहले चीनी यात्री आए थे फायन, फायन के बाद आए थे हैंसांग, हैंसांग के बाद कौन आए थे, इत्सिंग आए थे, ठीक है। तो ये हैंसांग ने कहां पढ़ाई की थी, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। और हैंसांग की कहते हैं कि एक डायरी मिली जिसे 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेज द्वारा खोजा गया, क्योंकि देखो पीछे जो हम पढ़ा के आए ना, ये जो मंजिलें बनी हुई हैं ये 5वीं शताब्दी की है, ये 7वीं शताब्दी में बनाई गई और ये 9वीं शताब्दी में बनाई गई, ठीक है, ऐसा नहीं लगातार बने थे। और 19वीं शताब्दी में एक डायरी मिली चीनी यात्री की, जिसे पढ़कर के अंग्रेजों ने फिर इसकी खुदाई शुरू की थी, ठीक है। आओ आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें, हैंसांग किसके शासन काल में आए थे, ये बहुत अच्छा है। तो हैंसांग हर्षवर्धन के टाइम पर थे, अगर फायर होता तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर हो जाता, ठीक है। आओ नालंदा कहाँ है, वे मार देंगे, ऐसा प्रश्न पूछा है भैया, दिल तोड़ने वाला, यूपी बिहार लोग वाले ऐसा प्रश्न पूछे कि नालंदा कहाँ है, नालंदा अर्थ पर है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया, बिहार में है ढक्कन। आजा अगला क्वेश्चन देखें, अजंता की गुफाएं किस काल की है, तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल से मानी जा रही हैं, किसकी, हे प्रभु जगन्नाथ है, ये कमेंट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। आओ जी, तो गुप्त काल की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखें जरा, क्या है आपका, आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी, तो आर्यभट्ट ने जो किताब लिखी उसका नाम अपने नाम पर ही रखा था, आर्यभट्टियम, क्या रखा था, आर्यभट्टियम लिखा हुआ था। आओ अगला क्वेश्चन देखें, क्या है, मालविकाग्निमित्रम मित्रम, भाई कैसा नाम है ये, विक्रम और वसीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार तथा रघुवंश किसकी रचनाएं हैं। अब और नाम तो आपने सुने ना हो, लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम सुना होगा, कुमार संभव सुना होगा, ये किसने लिखा, कालिदास ने, किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा हुआ था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक बे, नहीं ठीक बा, तो सी इसका आंसर है, बहुत बढ़िया। चले, तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। आज हमने गुप्त वंश की बात कर ली। अच्छा जाते जाते एक चीज और आपको बताएं, ठीक है,
फाहियान कहाँ पढ़ते हैं? बताना क्या क्वेश्चन पूछ रहा बच्चा ये। फाहियान कहाँ पढ़े थे? फाहियान कहाँ पढ़े थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जब आए थे तब आए थे फाहियान, और उस समय तक्षशिला के अवशेष बचे हुए थे, वहां के शिक्षक कुछ बचे हुए थे, उन्होंने क्या ली थी? शिक्षा ली थी। और फाहियान लगभग भारत के अंदर 19 महीने रहे थे, लगभग, ये कुछ किताबों कहते हैं रहे से ज्यादा थे। ठीक है, आओ आगे चले और आपको कुछ बात बता दें, वो ये कि यहाँ तो मैं आपको क्या कराती हूँ, टॉपिक वाइज चलाती हूँ। तो कल का टॉपिक क्या रहेगा बता देते हैं हम आपको। कल का टॉपिक मगध प्लस मौर्य कराएंगे, क्योंकि मौर्य से भी क्या है आपको प्रश्न मिल जाते हैं एंशिएंट में। तो मगध से कुछ क्वेश्चन होंगे और मौर्य से कुछ क्वेश्चन होंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। क्या बच्चा प्रश्न पूछ रहा है जरा देखना, इतनी मेहनत करी बेचारे ने। मैम इसी से जीके जीएस की प्रिपरेशन कर लेंगे, तो दूसरा बुक इसका इधर करो, कमेंट जरा दिख नहीं रहा हमें। हाँ, दूसरा बुक तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैम प्लीज रिप्लाई प्लीज प्लीज प्लीज, बेचारे इतनी मेहनत कर दी है। कौन है ये? आकाश गिरी। बेटा ये रिवीजन क्लास है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है ना तो ये आपका रिवीजन पूरा करा देगी, क्योंकि मैंने इसको डिजाइन ही ऐसे किया क्लास को कि हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराएं। टॉपिक वाइज से क्या होता है, आप उस पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लेते हो। अब जैसे कल अपन मगध और मौर्य पढ़ेंगे ना, तो मगध के जो वंश है उनका रिविजन हो जाएगा, और मौर्य वंश से जो क्वेश्चन बनते हैं अशोक से, बिंदुसार से, चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसका आपका रिविजन हो जाएगा, है ना। अब मैंने एक नई चीज और स्टार्ट की है, अगर आप उसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आप अगर सर्च करोगे यूपी एग्जाम, ठीक है, क्या सर्च करोगे? यूपी एग्जाम खान ग्लोबल स्टडी, पूरा नाम डालना खान ग्लोबल स्टडी। ठीक है, तो यूपी एग्जाम खान ग्लोबल स्टडी ये एक क्या है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल। इसमें भी एमसीक्यू स्टार्ट करने का सोच रहे हैं आज से, और आपकी टाइमिंग रहेगी 2 से 3 PM। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जो आप टॉपिक वाइज करते हो, तो टॉपिक वाइज तो क्या होता है, रटा होता है, गुप्त वंश चल रहा है तो हम गुप्त वंश ही पढ़ के आए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सफल एमसीक्यू मिलेंगे। सफल का मतलब कि इसमें बीच में गांधी युग भी हो सकता है, और कांग्रेस भी हो सकती है, बीच में हड़प्पा भी हो सकता है, यानी कि मिक्स एमसीक्यू, ताकि आप एक बहुत अच्छा रिवीजन कर पाए। तो मैंने ये सोचा है कि आपके लिए मिक्स एमसीक्यू भी रखा जाए। तो टॉपिक वाइज तो आप पेड में ले रहे हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप चाहें तो 2 से 3 हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज से क्लास स्टार्ट करेंगे अपन। यूपी एग्जाम खान ग्लोबल स्टडी सर्च करोगे, वहां आपको क्या है, ये यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपने जो पढ़ा है, जिसकी प्रैक्टिस की है, वो कितना याद रह गया है, यहां आपको पता चल जाएगा। और अगर आप तैयार पहले से कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो थोड़े कच्चे खिलाड़ी हैं वो आकर के जुड़ सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।